हेलो नमस्कार, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग हल्द्वानी और यंग हल्द्वानी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं युवा फिल्म मेकर विपुल जोशी। और विपुल जोशी की फिल्मों का एक पात्र, एक छोटा बच्चा 15 साल का उदित पलड़िया। तो आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको बता दें कि विपुल युवा फिल्म मेकर हैं और बेसिकली शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं। इनकी पढ़ाई हल्द्वानी में ही हुई और एमबीए इन्होंने पंजाब से किया, बीबीए रुद्रपुर सरदार भगत सिंह कॉलेज से किया। लेकिन एमबीए बीबीए के बाद फिल्म बनाने का, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का शौक था और तो फिल्में बनाने की सोच रहे हैं। अभी युवा फिल्म मेकर हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कितनी फिल्में बनाई हैं। और मुंबई में वो 4 साल एक एड एजेंसी लियो बर्नेड में रहे हैं। तो कैसा उनका अनुभव रहा मुंबई में रहने का, ये तमाम बातें हम उनसे करेंगे। विपुल, हम आपके पास आना चाहते हैं कि हल्द्वानी के आप हैं और बेसिकली आप पहाड़ सोमेश्वर के हैं, लेकिन हल्द्वानी में आप सेटल्ड हैं। तो कैसे एमबीए बीबीए आपने किस मकसद से किया था? एमबीए बीबीए मैंने जॉब करने के मकसद से ही किया था जी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि सामान बेचने से ज्यादा बेहतर है कि अपने किसी को अपने आइडियाज बेचे जाएं या अपने सपने दिखाए जाएं किसी को। तो इस वजह से मुझे लगा कि राइटिंग एक ऐसा चीज है जिसमें लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं, आपको उनके पास नहीं जाना पड़ता। क्या बात है! तो आपको अपनी राइटिंग पर इतना भरोसा था? बीबीए के आखिरी साल पे मेरा एक दोस्त है सुधांशु जौहरी, वो लिखा करता था। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे लिखते हैं और वहां बीबीए के लास्ट ईयर से मेरी शुरुआत हुई लिखने की। और उसके बाद मैंने उसे एक जुनून की तरह लिया और लिखना स्टार्ट किया। तो उसके बाद पहले मैं कविताएं लिखता था जी। फिर मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी को सुना, तो वो गजलें लिखा करते थे। फिर मैं गजलों की तरफ गया। कैसे सुना आपने राहत इंदौरी को पहली बार? क्या आपने देखा है, सामने उन्हें सुना है? नहीं, मैंने कुमार विश्वास को सामने सुना है जी। अब तो वैसे मैंने काफी शायरों को सामने सुन लिया, लेकिन तो राहत इंदौरी का आपने यूट्यूब में सुना? जी, मैंने उन्हें यूट्यूब में सुना और तो मुझे लगा कि पसंद आपको उनकी गजलें आई, उनका अंदाज बोलने का? जी, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, फिर उसके बाद जॉन एलिया तक पहुंचा मैं जी। तो मैंने इनको सुना और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति बना के जी सीखा, तो मैंने भी इन शायरों की एक मन में मूर्ति बना के। क्या बात है, बहुत खूब विपुल जी। तो क्या आपने शुरुआती जो कविता थी आपकी, या जो भी अक्षर, जो भी आपके वाक्य थे शुरुआत के, वो क्या थे? कहाँ से आपने शुरुआत की? शुरुआत मैंने कविताओं से ही की थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि गजल का फॉर्म ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गजल में आप 2 लाइनों में एक बात खत्म कर देते हैं, यानी एक कहानी आप 2 लाइनों में कह देते हैं। और ये तो बहुत बड़ी कला है और ये काफी मजे हुए लोग ही कर सकते हैं। नहीं, तो तुम्हें लगा कि तुम लिख सकते हो गजल? मुझे ऐसा मजे हुए वाली मजने के लिए तो आपको खुद को मांसना पड़ता है, आपको वक्त देना पड़ता है जी। तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं ऐसा ही लिखता था, मतलब उसमें रदीफ और अभी भी मेरे में मीटर की तो दिक्कत रहती है काफी हद तक, लेकिन रदीफ और काफिये के स्टार्टिंग में भी रहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ रदीफ काफिये तो सही हो गया। तो ये सब कैसे सीखा? रदीफ, काफिये, ये सब गजल लिखने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए होता है, ये सब नेट से, इंटरनेट से सीखा या किसी ने सिखाया? ये नेट से ही सीखा काफी हद तक, और कुछ एक दोस्त थे उनसे मिलकर ये चीजें सीखी गई। तो कुछ सुनाओ गजल हमें जो तुमने लिखी हो। जी, एक गजल सुनाना चाहता हूँ मैं आपको कि गजल के कुछ शेर अपने अंदर छुपा रखे हैं, गजल के कुछ शेर अपने अंदर छुपा रखे हैं, जैसे तुम्हारी आंखों ने समंदर छुपा रखे हैं। गजल के कुछ शेर अपने अंदर छुपा रखे हैं, जैसे तुम्हारी आंखों ने समंदर छुपा रखे हैं। बड़े शहर में तुम खुलकर घूम लेते हो कैसे, बड़े शहर में तुम खुलकर घूम लेते हो कैसे, परिंदों ने भी अपने पर छुपा रखे हैं। बहुत खूब। परिंदों ने भी अपने पर छुपा रखे हैं। सियासती लोग शहर में जादूगरों से हैं, सियासती लोग शहर में जादूगरों से हैं, अपनी टोपी में हर एक रंग के कबूतर छुपा रखे हैं, अपनी टोपी में हर एक रंग के कबूतर छुपा रखे हैं जी। और शराबी बाप हो घर में तो सपने कैसे हो पूरे, बेटे की खातिर माँ ने जेवर छुपा रखे हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार गजल आपने लिखी है। तो ये प्रेरणा आपको मुनव्वर राणा से मिली, राहत इंदौरी से मिली, कहीं न कहीं जी। तो और कितनी गजलें आपने लिखी हैं? मैंने काफी गजलें लिखी है, अगर मैं जोड़ने लगूं तो शायद 3-4 किताबों के लायक मैंने गजलें लिखी हुई हैं। इतनी लिख चुके हैं आप? काफी लिख चुका, मतलब मेरा ये रहता है कि तो आपके टॉपिक क्या क्या रहते हैं गजलों में? आप रिश्ते नातों पर लिखते हैं, जैसे मुनव्वर राणा को हम माँ का एक प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं, और ऐसी राहत इंदौरी ने भी जो है रिश्तों पर और इन तमाम चीजों पर लिखा है। तो आपकी
गजलों की क्या शीर्षक है? मेरे गजलों का समाज एक हिस्सा कह सकते हैं उसे, रिश्ते नाते उसमें उतना ज्यादा है, और समाज में ही रिश्ते नाते भी आ जाते हैं, मतलब मेनली समाज जैसे में। इस गजल में आपका एक राजनीतिक कटाक्ष भी दिखाई जी, देता जी, है जी। कि आदमी की टोपी में आपने कहा जो एक जैसे नेताओं मैंने पर है। एक शेर लिखा था, वो कटाक्ष भी था कि बड़े शहरों में रहने के अदब सीख रहा हूँ, बड़े शहरों में मैं रहने का अदब सीख रहा हूँ। बड़े शहरों में रहने के अदब सीख रहा हूँ, गरीब पिट रहा है मैं खामोश खड़ा हूँ। तो एक वो भी रहता है कटाक्ष कि भी। शहर आके कहीं ना कहीं संवेदनाएं मर जाती जी, हैं। जी। गांव का आदमी एटलीस्ट किसी गरीब को मरने नहीं देखा, किसी को पिटने भूखे नहीं मरने देगा, लेकिन शहर के आदमी के लिए वो चीजें गौण हो जाती हैं। जी। वो किसी और दौड़ के पीछे भाग रहा है, हमारी नजरें कुछ और देखती हैं। जी जी जी। तो और क्या क्या, तो लिखने और पढ़ने का सिलसिला ये तब से जारी रहा एमबीए के बाद से। तो तुम अभी शॉर्ट स्टोरी तुमने 2 बनाई हैं। जी, जी। तो उनके डायलॉग्स तुमने खुद लिखे हैं। जी। तो कैसे आया मन में कि शॉर्ट स्टोरी बनाऊं, और क्या क्या सोचा? मैं हमेशा मतलब अपने दोस्तों को देख के मैंने काफी कुछ सीखा है, और अपनी फैमिली से भी काफी कुछ सीखा है। तो मेरा एक दोस्त है, तो वो शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे, तो मुझे लगा कि, और मैंने काफी लाइफ में एक्सपेरिमेंट काफी चीज किया कि अगर कुछ चीज दिख रही है तो मुझे लगता है कि मुझे भी वो चीज करनी चाहिए, और उसमें कई बार वो चीजें सही हो जाती हैं, कई बार वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो मुंबई में जब मैं अच्छा, मुंबई जाने का सिलसिला कैसे बना, और कब आप मुंबई गए पहली बार, और कोई क्या वहां पर कोई था गार्जियन? कैसे मुंबई जाने की क्यों सोची? मुंबई जाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि बीबीए के लास्ट ईयर में मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर एमबीए के 2 साल में मैंने काफी लिखा, और तब मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक सिंपल जॉब तो कम से कम नहीं, वो 10 से 5 वाली जॉब तो नहीं करनी है। लेकिन ये है कि अब एड एजेंसी में हमें 10 से 10 भी करनी पड़ जाती है, वो लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट का फील्ड है। अपने इंटरेस्ट वाली जॉब करनी थी, तो वो डिसाइड हो गया था। तो उसकी मंजिल आपको मुंबई ही दिखाई दी? जी। और मैंने वहां बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। मैंने उसमें एक शेर भी लिखा था कि तैरते डूबते ही सही साहिल तक आ पहुंचे, तैरते डूबते ही सही साहिल तक आ पहुंचे, देख ले दुनिया हम अपनी मंजिल तक आ पहुंचे। क्या बात है, देख ले दुनिया हम अपनी मंजिल तक। पहुंचे। तो आपको लगता है आपको मंजिल मिल चुकी है? नहीं, मंजिल तो कभी किसी को मिलती नहीं है। हाँ, तो मतलब बस उस मुकाम, आप एक सफर, ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गया जहां उस मंजिल के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन एक ये खुशी है कि जहां से सफर स्टार्ट किया था वहां से काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। मतलब तो मुंबई कोई था गॉडफादर? गॉडफादर तो नहीं, कुछ एक दीदी थी मेरी, तो उनके थ्रू गया था मैं। क्या करती हैं दीदी? वो सीरियल में क्रिएटिव डायरेक्टर थी। अच्छा। तो मुझे उस तरफ जाना। यहाँ उत्तराखंड की हैं? जी जी। क्या नाम? दीपिका बेनवाल। दीपिका बेनवाल। तो कहाँ किस सीरियल में काम करती हूँ? वो उस वक्त बेइंतहा एक सीरियल आता था, उस पर काम करती थी बेसिकली। ओके, तो अभी भी वही है? नहीं, अब वो दिल्ली आ चुकी हैं। अच्छा, तो उनका एक सपोर्ट आपको हल्का सा मिला, हाँ, इसलिए आप उनके थ्रू मुंबई पहुंच गए। कैसा लगा मुंबई में जैसी एंट्री की होगी, बोरीवली बोरीबंदर होते हुए लोकल ट्रेन, जी। और लगा होगा कि वहां पर इंसानों की कोई कीमत नहीं है, पॉपुलेशन देखकर बेसिकली मैंने कभी उस तरह से देखा नहीं। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं किस लिए आ रखा हूँ मुंबई। मैंने हमेशा वो अपना जो पहला दिन जिसे बोलते हैं कि वो याद रखा। तो और शायद इसी वजह से मतलब 3 या 4 साल के अंदर मैंने 2 शॉर्ट फिल्में जैसे बताया आपको कि बना चुका हूँ। तो शायद ये उसी वजह से। और अभी एक सीरियल लिख रहा हूँ मैं, एक नागिन बहू करके एक सीरियल है, दंगल चैनल पर आने वाला है। तो वो मैं एक मैम के साथ लिख रहा हूँ। तो उसका जिम्मा आपको मिला हुआ है? जी जी। और बाकी कुछ एक गाने हैं जो पाइपलाइन पे हैं, वो शायद आने वाले सालों में या 2018 में शायद रिलीज हो। जी जी जी। तो विपुल, मुंबई जाकर कैसा लगा? पहला दिन कैसा बीता, और कहाँ आपने बिताया पहला दिन, और क्या सपने उधेड़ बुन क्या चल रही थी? मुंबई जैसे मैं मतलब अपने दोस्तों को भी हमेशा बोलता हूँ कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो जिस तरह से आप जाते हैं वहां पे, मुंबई आपको पहले तो तोड़ती है और फिर अपने हिसाब से जोड़ती है। आप जिस तरह से गए होते हैं, आप सोचते हैं कि आप ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन आप जब मुंबई देखते हैं, और मैं अपने दोस्तों से हमेशा बोला करता हूँ अभी भी, कि जैसे आप कमरे में बैठे तो आप एक सिंगल राइटर हैं, लेकिन आप जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप 10 राइटर आपके जैसे होते हैं। और जब कभी आप कोई गाना पिच करने के लिए जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो वहां आपके ऐसे कम से कम 100 लोग आए होते हैं। तो ये एक कंपटीशन तो रहता है, लेकिन इसी का एक अपना मजा भी है, एक परिवार जैसा फील वहां पे आता होगा। जी। तो कैसा लगा मुंबई धीरे धीरे, और क्या आपने एक्टिविटीज की? शुरुआत में क्या काम मिला आपको वहां पर? एड एजेंसी में आपको क्या करना होता था? जी, एड एजेंसी में हमें जो एड होते हैं, अभी जैसे आपने कोई एड बनाया किसी एक लोन का हक एक कैंपेन आया था। हाँ। तो उसमें एक गाना था, वो मैंने लिखा था। लोन का हक एक कैंपेन था टाटा कैपिटल के लिए जी। तो उसके लिए मैंने वो जो एक जिंगल था वो मैंने लिखा था। सुनाए हमें वो जिंगल।
तो वो जिंगल ऐसा था कि मैं गा के तो नहीं सुना सकता, मैं आपको वैसे सुना देता हूँ। तो वो जिंगल ये था कि कुछ लोग होते हैं जहां मैं यूं, कुछ लोग होते हैं जहां मैं यूं, कहते हैं लकीरों से हार माने तो क्यों, टूटते हैं बिखरते हैं फिर से ये जुड़ते हैं, ये अजब से लोग तो हौसलों से उड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जहां मैं यूं, कहते हैं लकीरों से हार माने तो क्यों, जब दुनिया इन्हें दबाती है तो एक बात भूल जाती है, जब दुनिया इन्हें दबाती है एक बात भूल जाती है, बीज हैं ये जब दबते हैं तो फिर फसल लहराती है। कुछ लोग होते हैं जहां मैं यूं, कहते हैं लकीरों से हार माने तो क्यों। जी बहुत बढ़िया। तो इस गाने का तो मैं कितना मेहनताना मिला था। नहीं, इसमें जो हमारी जॉब रहती है उसमें ऐसा पर गाने का नहीं रहता, वो सैलरी बेसिस पे आपका काम रहता है। तो कैसी है सैलरी एड की दुनिया की जो है, कितना ठीक ठाक मिल जाती है? आप ये कह सकते हैं कि किसी भी लाइन में, चाहे जैसे सिर्फ राइटर नहीं, अभी हल्द्वानी में भी अगर आप देखते हैं तो किसी भी लाइन में स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल होता है। अगर आप 5-6 सालों से काट देते हैं तो उसके बाद चीजें आसान होने लग जाती है। जैसे मुंबई में मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो अब चीजें मिल रहे काफी हद तक, थोड़ा सा जो कह सकते शहर से थोड़ा सा जान पहचान जैसे हो गई है, दोस्ती हो गई है। जी जी जी, जैसे होता है वीडियो गेम में हार्ड मोड, इजी मोड, नॉर्मल मोड, तो अब मुंबई थोड़ा नॉर्मल मोड पे है। नॉर्मल मोड पे तो शुरुआती काफी कठिन भी था। उसे कठिन नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस लेने हैं तो मैंने उसको कभी एक कठिन के तौर पे नहीं लिया, क्योंकि आप नए शहर में जाते हैं तो आप कम लोगों को जानते हैं, लेकिन एक को जानना भी काफी रहता है, तो उसके लिए ऐसा कठिन वक्त नहीं कह सकते उसे। तो वहाँ पर एड एजेंसी में आपने 4 साल तक काम किया, अभी आगे का क्या इरादा है? जी दोबारा लौटने का है मुंबई? जी मुंबई दोबारा लौटने का है, और अभी फिलहाल मैं कुछ टाइम थोड़ा दिल्ली में देख रहा हूँ जॉब। तो उसके बाद दिल्ली में जैसे मेरे कुछ एक काम चल रहे हैं जो मुंबई से चल रहे हैं, वो मेरे ऑनलाइन बेसिस पे चल रहे हैं। मैं यहाँ से अपना जो मतलब लिखता हूँ मैं उसे मेल कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी दिल्ली को बेस बनाने की सोच रहा हूँ। जी दिल्ली से हल्द्वानी भी पास पड़ता है और मुंबई भी पास पड़ता है। जी थोड़ा सा अपने पहाड़ की महक भी वहाँ आती है, प्रवासी बहुत रहते हैं वहाँ। मुंबई थोड़ा दूर हो जाता है समुद्र किनारे। जी और मेरा थोड़ा ये भी है, अगर आप उसे सपना कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो फिल्में हैं अभी बिल्कुल ना के बराबर बन रही है, और जो बन भी रही है तो शायद उनका कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, कंटेंट नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। जी क्वालिटी तो फिर भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो आपका टेक्निकल चीजों से आती है, तो वो शायद क्वालिटी बेटर हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट वाइज है वो उत्तराखंड की फिल्मों में अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका आगे का इरादा है कि आप उत्तराखंड बेस्ड फिल्में आप बनाएंगे? जी मेरा इरादा है कि मैं उत्तराखंड में कुछ करूं, उत्तराखंड के लिए कुछ बढ़िया फिल्म बनाऊं जिसमें कम से कम उत्तराखंड को विश्व पटल पे ना सही तो भारत के पटल पे तो कम से कम नाम हो कि हाँ कुछ। तो ऐसा कोई विजन है दिमाग में कि पहाड़ के किन मसलों को आप उन फिल्मों में उठाएंगे? क्योंकि कोई भी जो माध्यम होता है फिल्मों का, वो कहीं न कहीं समाज का आईना होता है, समाज की उन चीजों को आप दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई थीम है दिमाग में? पहाड़ों का सबसे बड़ा जो थीम है वो पलायन है बेसिकली, और हर कोई उसी पे बनाना चाहता है। तो मैं भी एक पलायन को लेके, और मेरा थोड़ा अगर वो कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन यह है कि पलायन को लेके कुछ करने का है, और उत्तराखंड में अगर मैं कुछ कर पाया तो अपना जैसे एक स्टूडियो जैसा जिसमें देर सवेरा खोलना चाहेंगे। जी ताकि मतलब ये हो कि अगर मैं ना भी बना पाऊं तो और लोग मेरे जरिए हौसला मिले और वो लोग फिल्में बनाएं। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि हर कोई मुंबई नहीं जा सकता, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। जी। तो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, और मैं हूँ सुनीता भास्कर। और आज हमारे स्टूडियो में यंग फिल्म मेकर आए हैं, विपुल जोशी। और मैं आपको बता दूं कि अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। विपुल जोशी की फिल्म है टी फॉर ट्रेन, जो कि पहाड़ी एक बच्चे की कहानी है जिसको ट्रेन देखने का बहुत मन है, और कैसे वो पहाड़ से ट्रेन देखने के लिए काठगोदाम हल्द्वानी तक आता है। तो वो पात्र हमारे साथ मौजूद है। उदित पलड़िया 15 साल का बच्चा है, और गिरधारी नाम के पात्र को इसने काफी सजीवता से, जीवंता से निभाया है। उसके साथ ही उमेश बिनवाल यहाँ पर हैं, इन्होंने एक बच्चे को थोड़ा सा शहर तक लाने में एक भूमिका उनकी भी है। और हर्षित सनवार हमारे साथ में हैं, जिन्होंने बिचौलिए का काम किया है, पहाड़ी बच्चे को कुछ पैसे ऐंठ कर जो है और इन्होंने रास्ता बताया है शहर का। असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे उस फिल्म के, और ये इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। तो हर्षित जी और उमेश जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। ये पूरी विपुल आपकी टीम है, मंडली है हमारी। जी बहुत बढ़िया, आपकी मंडली कायम रहे और इस फिल्म में आप बहुत अच्छा करें। तो टी फॉर ट्रेन जो थीम थी इसकी, कैसे दिमाग में आया? ये इसका आइडिया 2 तरह से दिमाग में आया कि एक हर बच्चे की एक उत्सुकता रहती है ट्रेन को देखने की, जैसे मेरी भी बचपन में थी।
तो मैंने भी एक उम्र तक आते आते नहीं देखी थी ट्रेन। तो मेरे एक फूफा जी हैं सुरेश चंद लोहनी, उन्होंने मुझे पहली बार ट्रेन दिखाई थी। तो यहाँ से उसका एक आइडिया जन्मा। और फिर मुझे ये लगा कि अगर हम एक पहाड़ी बच्चे की एक कहानी दिखाएं, क्योंकि शहर के बच्चे में तो आजकल हर चीज सुलभ है, आप मोबाइल के जरिए या उन चीजों को देख सकते हैं। जैसे पुराने वक्त में मोबाइल नहीं था तो वहां पे ट्रेन देखना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज के वक्त में जो शहर के बच्चे उनके सामने हर चीज सुलभ है। लेकिन एक गांव का बच्चा जो जहां तक सड़कें नहीं पहुंच पाई अभी तक, तो शायद उसकी कहानी कहना वो ज्यादा रोचक रहता है। तो यहाँ से इस फिल्म का एक आइडिया जन्मा। तो कब तक आपने इसकी थीम और डायलॉग्स लिख लिए थे? हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी, क्योंकि इसी वजह से मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ गई, वरना मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करता हूँ। जी जी जी। तो हमने 2 दिन में इसकी शूटिंग पूरी करी और उससे 2 दिन में लिखावट का जो काम था जी जी वो पूरा कर लिया तो था। कैमरामैन कौन था आपका? कैमरामैन मेरा एक फ्रेंड है, आलोक कुमार, रुद्रपुर में रहता है। उसने मेरे साथ रामनगर में 12th तक पढ़ाई की है। जी जी। तो वो किसके कैमरामैन रहे। ओके, तो ये सब एक्टिंग की प्रैक्टिस करने में भी बहुत टाइम आपने नहीं लिया? बस मैं इनको वक्त नहीं दे पाया, तो शायद इस वजह से उसमें फिल्म में जो एक कमियां हैं वो साफ साफ नजर आती हैं। लेकिन यह हमारा प्रयास रहेगा कि जब हम अगली फिल्म बनाएं तो वो टेक्निकल रूप से भी स्ट्रांग हो और इमोशनली रूप से भी दर्शकों को बांधे रखे। जी जी। अब मैं हर्षित के पास आना चाहती हूँ। हर्षित, काफी दमदार भूमिका, तुमने काफी कम तुम्हारे रोल है लेकिन काफी दमदार मुझे लगा। तो कैसा लगा एक्टिंग करके? ये पहली एक्टिंग थी तुम्हारी? यस मैम। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया फील हो रहा था। तो जहाँ जाता हूँ लोग मेरी इस रोल की वो बात करते हैं। अच्छा, तारीफ करते हैं। तो जैसे एक दौर होता था यार, फिल्मों में हम लोग बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते थे और सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी एक्टिंग करेंगे। तो पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है और मतलब तकनीक इतना फ्री हम लोग हो गए हैं कि हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहां पर हम, अगर हमारे अंदर हुनर है तो हम डाल सकते हैं उसमें कोई भी चीज एक्ट करके। तो क्या लगता है अब आज के दौर के बारे में और आगे क्या अपना फ्यूचर देखते हो एक्टिंग में? मैम अभी तो ऐसा है कि मैं मेनली असिस्टेंट डायरेक्टर का उस पर वो काम करने की वजह से मैंने थोड़ा वो करा। हाँ। तो बाद में मैम रोल भी दिया विपुल जोशी जी ने, तो मैंने कहा चलो रोल भी कर लेंगे। तो मैम अच्छा ही लगा वो रोल भी। तो आगे करना चाहोगे? आगे मैं मौका मिलेगा तो करूंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, आपका भी एक रोल है उसमें, आपको कैसा लगा फिल्म में रोल करके? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हम बचपन में अगर कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होते थे स्कूल टाइम पे तो उन पे प्रतिभाग करते थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ बचपन से मूवियां देखी थी कि आदमी एक्टिंग करता है, ऊपर से गिरता है या ऐसा वैसा जो भी चीज था। पर डायरेक्टर जो हमारे थे फिल्म के, विपुल जोशी जी, जो कि हमारे बचपन के मित्र भी हैं, और ये समझ लीजिए कि हल्द्वानी में शायद ही ऐसा कोई हो जो ऐसे काम कर रहा हो, और मैं इनके कार्य की भी सराहना करता हूँ। और हमें मौका मिला वो हमारा सौभाग्य था, क्योंकि एक फिल्म जो भी इन्होंने शॉर्ट फिल्म जितनी भी बनाई काफी मेहनत से और काफी कम समय पर बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी कुछ हो सके, अगर जो भी सरकार की तरफ से या किसी भी तरह से, तो ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए कि उन लोगों का जो मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले उन्हें और उनकी प्रतिभा निखर सामने आए। मिलना चाहिए कि मतलब आदमी को ये ना लगे कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे से कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। और जब इसको लगा कि यहाँ पर मतलब बंदों की कमी थी, क्योंकि अब हर कोई होता है कि भैया ऐड करना है, अगर आप एक्टिंग कोई भी एक्टर्स हैं तो उनको पैसा देके एक्टिंग कराई जाती है। और यहाँ पर जो भी कुछ था तो एक दोस्ती के रूप में सब लोगों ने करा। तो अब फ्री में करने के लिए हर कोई आदमी आ नहीं पाता है। बिल्कुल। तो उस समय कमी भी थी, जिनका एक पात्र इनको खुद उसका रोल करना पड़ा था, वरना डायरेक्टर इन्हें बल्कि बोल भी रहे थे कि मजबूरी में जब कोई आदमी नहीं मिल पा रहा तो मुझे रोल करना पड़ रहा है। तो अगर हर कोई अगर ऐसे ही आदमियों को अगर आगे को प्रोत्साहन करे और उनको एक, तो बहुत आगे मतलब आदमी बढ़ सकता है। हाँ। अब मैं उदित के पास आना चाहती हूँ। उदित, दहारी का रोल तुमने किया है और बड़े शैतान बच्चे उछलते कूदते तुम लग रहे हो और बड़ा रिस्क लेके तुम जो है शहर पहुंच गए हो। कैसा लगा तुम्हें रोल? मैम बहुत अच्छा लगा ये रोल मुझे। इसमें दिक्कतें आई शूटिंग में, बार बार खराब हो जा रही थी शूटिंग, तो दोबारा लेनी पड़ी थी। इसमें मेरे को भी गुस्सा आ रहा था। जो हमारे डायरेक्टर हैं विपुल जोशी जी, उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बार बार रोल करना पड़ रहा था। इसलिए अब जो पिक्चर बन गई है तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक पिक्चर में रोल किया है।
और मैंने अपने टीचर्स को भी ये पिक्चर दिखाई थी, तो टीचर्स भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, पढ़ाई के साथ साथ कोई और एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरे टीचर कहते हैं। जी, तो आगे भी इनके साथ काम और करोगे, आगे भी फिल्में करते रहोगे? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो विपुल, आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं, और क्या आपका आगे का मकसद है, और कुछ कहानियां भी आपने कहा कि हमने लिखी हैं, कुछ क्षणिकाएं तुमने लिखी हैं, कुछ अगर हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहो। जी, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। पहले फिर तो ये एक कविता लिखी थी, वो कमरा। उस कमरे में उदासी है, अजीब सी खामोशी है। उस कमरे में उदासी है, अजीब सी खामोशी है। उस कमरे में अगरबत्ती के धुएं के साथ लिपटी महक आज भी है। उस कमरे में उदासी है, अजीब सी खामोशी है। उस कमरे में अगरबत्ती के धुएं के साथ लिपटी महक आज भी है। उस कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया कब का सूख चुका है। उस कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया कब का सूख चुका है, पर उसे उठाने वाला कोई नहीं। रोशनी हर दिन दिन ढलने से पहले कई बार, रोशनी हर दिन ढलने से पहले कई बार उस कमरे में इस उम्मीद से दस्तक देती है कि कम से कम आज तो कोई दरवाजा खोले। रोशनी हर दिन ढलने से पहले कई बार उस कमरे में इस उम्मीद से दस्तक देती है कि कम से कम आज तो कोई दरवाजा खोले। जाने क्यों चुलबुली लड़की की तरह रोशनी टटोलना चाहती है उस कमरे को। जाने क्यों चुलबुली लड़की की तरह रोशनी टटोलना चाहती है उस कमरे को। हवा खिड़की के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही है। हवा खिड़की के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि कभी तो जाम हो चुकी बूढ़ी मनहूस खिड़की खुलेगी और मैं फैल जाऊंगी उस कमरे में। बहुत सुंदर। कि हवा खिड़की के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि कभी तो ये जाम हो चुकी बूढ़ी मनहूस खिड़की खुलेगी और मैं फैल जाऊंगी उस कमरे में। हवा को शक है खिड़की नहीं है। हवा को शक है खिड़की नहीं है, दीवार है उसके और कमरे के दरमियान। उस कमरे के दरवाजे पर पीठ टिकाए एक ताला लटका है बरसों से। क्या बात है। उस कमरे के दरवाजे पर पीठ टिकाए एक ताला लटका है बरसों से, जिसका चेहरा जंग में डूबता जा रहा अपनी चाबी का इंतजार करते करते। बहुत सुंदर। अपनी चाबी का इंतजार करते करते, और वो चाबी किसी की जेब में है, जो बरसों पहले इस उम्मीद में गया था कि अभी लौट आएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है। और कुछ और क्षणिकाएं आप कुछ सुना रहे थे, कुछ कहानियां आप सुना रहे थे। तो मैं आपको कुछ एक क्षणिकाएं सुना देता हूँ, जैसे जिस तरह से मतलब मैं समाज को देखता हूँ, और जिस तरह से मेरी नजर, ये हो सकता है कि ये समाज आपकी नजरों से ना हो, या उदित पढ़े की नजरों से ना हो, हर्षित सनवाल की नजरों से ना हो। ये समाज जिस तरह से मैंने देखा है, उस समाज में मैं आपको कुछ एक क्षणिकाएं सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे एक है कि घर से भागी निर्मला आखिरी सांस तक यही सोचती रही, काश कि वो लड़का होती तो शायद उसे अपना लिया जाता। ओह, बहुत खूब, बहुत शानदार। आपने जो 2 पंक्तियों में ही जो है उस लड़की होने के दर्द को समेट दिया है, जिनकी एक छोटी सी गलती भी परिवार बर्दाश्त नहीं करता है। जी, और आगे कुछ एक क्षणिका और है, थोड़ी बड़ी है। वो ये है कि कसाई दुकान बंद करके घर की तरफ निकला तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ मिला। कसाई उसको उठाकर घर ले गया, और कसाई ने तब तक उसका ख्याल रखा जब तक वो ठीक होकर उड़ नहीं गया। तो एक वो जिस तरह से कर्तव्य है उसका, बिल्कुल, और एक उसका पेशा एक है जो उसकी पेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन वो इतना निर्मम, इतना निर्दयी भी नहीं है कि वो एक अपने सामान्य सामाजिक कर्तव्यों को भूल जाए, नैतिक कर्तव्यों को भूल जाए। बहुत सुंदर लिखी है विपुल, आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हैं, कुछ और हमारे सुनने का मन है। एक क्षणिका मैं आपको और सुनाता हूँ कि ये 2 लाइन की क्षणिका है कि वो शरारती बच्चा पिता के जाने के बाद न शरारती रहा न बच्चा। ओह, बहुत सुंदर कविता, कि कैसे एक पिता का साया अगर सर से उठ जाए तो वो सारी शरारतें, वो सारा बचपना कैसे खो जाता है। बहुत सुंदर। तो ये सब पिछले 4 सालों की मेहनत है, जो कविताएं तुम सुना रहे हो, गजलें सुना रहे हो, कहानियां हैं। ये अगर मैं इसे मोटा तौर पर देखता हूँ तो लगभग 10 साल शायद हो चुके हैं कि जब से मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था तब। तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है, ऐसी कौन सी चीजें तुम्हें उद्वेलित करती हैं, और कहीं जा रहे होते हो तो कहीं न कहीं कविता मन में चल रही होती है क्या? कुछ भी चीज अगर एक बैलेंस सोसाइटी में कुछ भी चीज अगर ऊपर या नीचे होती है तो वो चीज आपको लिखने को प्रभावित करती है। वो
क्योंकि एक चीज, अगर एक ट्रक है उससे सामान उतर रहा है, अगर वो आराम आराम से उतर रहा है तो जो मजदूर है उसके माथे का पसीना जो है, और जो मालिक आराम से अपनी गाड़ी में बैठ, तो कुछ भी चीज जो थोड़ी सी भी असामान्य होती है वो आपको हमेशा लिखने को ना सही लेकिन सोचने को आपको प्रेरित, आपको लगता है कि आपको बिल्कुल कि ऐसा क्यों है। जी, ये ऐसा जब क्यों है? आदमी जब एक जैसे हैं, इंसान सब एक जैसे हैं, तो क्यों कोई आराम से बैठ के खा रहा है और जी। क्यों कोई 24 पहर खट रहा है, खटने के बाद भी उसका घर कैसा है, उसके लिए रोजी रोटी नहीं है। उसके लिए बुनियादी सुविधाएं उसको क्यों नहीं मिल पाई अभी तक? बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। तो विपुल, कुछ गजल हम सुनना चाहते हैं एक और तुमसे चलते चलते। तो मैं आपको एक गजल सुनाना चाहता हूँ, वो मतलब थोड़ा अलग अलग रंगों की है, तो वो सुनना चाहता हूँ कि इस तरह से तो जिंदगी मेहरबान रही, इस तरह से तो जिंदगी मेहरबान रही, जिस्म बूढ़े हो गए ख्वाहिशें जवान रही। क्या बात है, कि इस तरह से तो जिंदगी मेहरबान रही, जिस्म बूढ़े हो गए ख्वाहिशें जवान रही, कोई तय नहीं कर पाया दिल का रास्ता, कोई तय नहीं कर पाया दिल का रास्ता, कई हसीन चेहरों से जान पहचान रही। कि कोई तय नहीं कर पाया दिल का रास्ता, कई हसीन चेहरों से जान पहचान रही, कुछ लेने से पहले पूछती है मेरी पसंद, वो ना जाने क्या मुझको अपना मान रही। जी। कुछ लेने से पहले पूछती है मेरी पसंद, वो ना जाने क्या मुझको अपना मान रही। बड़े शहर में मैं थोड़ा कम परेशान रहा, बड़े शहर में मैं थोड़ा कम परेशान रहा, मुझसे ज्यादा तो घर में माँ परेशान रही। ओह, बहुत सुंदर। कि बड़े शहर में मैं थोड़ा कम परेशान रहा, मुझसे ज्यादा तो घर में माँ परेशान ये रही। तो बिल्कुल मुनव्वर राणा का अंदाज हो गया। और कि बड़े शहर में, मुंबई जब तुम गए होगे तो कहीं ना कहीं तुम कम परेशान रहे होगे, माँ ज्यादा परेशान रही होगी कि एक अजनबी और इतने बड़े शहर में बेटा किस हाल में होगा। तो बड़े शहर में मैं तो कम परेशान रहा, मुझसे ज्यादा तो घर में माँ परेशान रही, कोई ना देखे फिर भी देख रहा है कोई, कोई ना देखे फिर भी देख रहा है कोई, सिर्फ एक ही बात मुझको ध्यान रही। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिंदगी इस तरह मेहरबान रही, जिसमें बूढ़े हो गए ख्वाहिशें जवान रही। बहुत सुंदर विपुल, बहुत खूब। तुम इसी तरीके से लिखते रहो और बहुत संवेदनाएं तुम्हारी जगी रहे इसी तरह से। तो आगामी योजनाओं पे कुछ बात नहीं की तुमने? अभी हमारी एक योजना है, हम एक और फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका नाम है, हम नाम बता देते हैं उसका, कुर्बानी करके एक टाइटल पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, एक मुस्लिम बच्चे की कहानी पे। तो वो हम शायद अप्रैल से स्टार्ट करेंगे जी। तो अगर जो लिसनर्स हैं हमारे, अगर तो उसकी थीम और डायलॉग्स लिखे जा चुके हैं जी, उसकी थीम और डायलॉग्स थीम उसकी डिसाइडेड है, उसके डायलॉग्स पे काम चल रहा है। अच्छा, तो ये कुर्बानी जो फिल्म है वो कुछ बली पे है क्या? जी जी, एक मुस्लिम बच्चे की कहानी है, तो उस पे ही अभी चल रहा है। तो थीम लेवल पे वो चीज, ये अभी अप्रैल पे, अभी जैसे इसके एग्जाम है तो हमारा जो एक्टर है वो अभी से डिसाइड हो चुका है, तो अभी इसके एग्जाम है, इसके बाद हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च अप्रैल के टाइम पे, जैसे हम जब बच्चों की छुट्टी होती है तो तब हम इसे रिलीज करेंगे। चलते चलते हमारी हल्द्वानी के लिसनर्स के लिए, हल्द्वानी के यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? तो जैसे मतलब मैं गजलों को काफी मैंने पढ़ा है और सुना है, तो मैं उनसे आज बशीर बद्र साहब का जन्मदिन भी है शायद, तो मैं बशीर बद्र साहब का ही एक शेर है, वो जो यूथ है उनके लिए कहना चाहूंगा कि हम तो दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप अगर आपके अंदर किसी भी चीज के लिए चिंगारी है तो उसे बुझने मत दीजिए, उसको ज्वाला बनाइए और उसी की मसाल लेके आगे बढ़ते रहिए। जी, बहुत सुंदर मैसेज आपने यूथ के लिए दिया कि बने बनाए रास्तों के बजाय लीक से हटकर अपने रास्ते बनाइए। लीक से हटकर भी जो आपका दिल कहे, अगर आपका दिल कहता है उस रास्ते पे चलने के लिए तो आपको जरूर चलना चाहिए। जी जी जी, तभी जिंदगी जीने के मानी भी हैं जी, और तभी आपको जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल, रोटी की चिंता में तो उम्र बीत जाती है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मजे का काम, इंटरेस्ट का काम अगर करें तो जिंदगी थोड़ा खुशनुमा नजर आती है। तो आप सभी लोगों का और विपुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत आभार आपका, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम यंग हल्द्वानी और मैं आपकी रेडियो 2 सुनीता भास्कर, और अब आप सुनते रहे 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी।